नमस्कार। पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार हम किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, नीलम चावला जी, जो कि ग्लोबल मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं नीलम चावला जी का। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग जी नीलम जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, बात करके कि आप कुछ अरसे से आप मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं। आजकल ये जो शब्द है, बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो भी दी जा रही है। बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड नाउ पीपल आर स्टार्ट हैव स्टार्ट टेकिंग कि मेंटल हेल्थ जो है ये इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेंटल हेल्थ का जो शब्द है, ये आपकी निगाह में क्या है? कौन लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के उस दायरे में आते हैं कि उनको परेशानी है? कैसे हम पहचान करें उसकी? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ क्या है। ये कोई खास लोग नहीं है जिनके पास मेंटल हेल्थ है, ये यूनिवर्सल है। Okay. हर इंसान, हर लिविंग थिंग बीइंग को मेंटल हेल्थ है। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, हमारी बॉडी है, उसी तरह हमारा माइंड है। तो हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ है, जो हमारे दिमाग की हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ है। एंड ये सब आपस में जुड़ी है। कई बार लोग बोलते हैं मेंटल वेलनेस इज अ पार्ट ऑफ आवर वेल बीइंग, बट हम ऐसा नहीं मानते। हम बोलते हैं मेंटल वेलनेस जो है हमारी, वो हमारा कोर है हमारी हेल्थ का। और मेंटल हेल्थ तो एक हेल्थ है, ठीक है, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, एक कंटिन्यूम पे है, एक लंबी, आप एक स्केल पे है। उसके एक तरफ मेंटल वेलनेस है, उसके दूसरी तरफ, दूसरे छोर पे मेंटल इलनेस है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम मेंटल वेलनेस के छोर पे रहें। बट जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, रोजमर्रा पे हम बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो हम मेंटल वेलनेस के स्केल से थोड़ा थोड़ा कई बार नीचे भी आते हैं। और वो सबके साथ होता है, हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इधर को इलनेस की तरफ बढ़ते हैं। बट अगर हम वहीं पे रुक के मदद मांग लें या कोई टूल्स यूज करके अपने आप को ठीक करें, तो हम वापस वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। बट अगर हम उस चीज को इग्नोर करते जाएंगे तो हम पूरा पहुंच जाएंगे इलनेस की तरफ। सो मेंटल हेल्थ जो है हमारे मन का स्वास्थ्य है। जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ हमारे तन का स्वास्थ्य है, ऐसे मेंटल हेल्थ हमारे मन का स्वास्थ्य है। और मेंटल हेल्थ कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। मेंटल हेल्थ एक स्केल पे है, एक कंटिन्यूम पे है। एक तरफ मेंटल वेलनेस है एक छोर पे, दूसरे छोर पे मेंटल इलनेस है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम मेंटल वेलनेस की तरफ रहें। बट जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम धीरे धीरे खिसक भी सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, हमारा मूड खराब हो सकता है, हम उदास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट हम जल्दी से अगर सपोर्ट मांग लें और अपने आप को ठीक करने की कैसे भी कोशिश करेंगे, अपने आप, वो हम बहुत टूल्स बताते हैं लोगों को, अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। बट अगर नहीं कर पाए, हम सपोर्ट से भी कर सकते हैं, तो हम वापस जा सकते हैं। बट अगर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और साइलेंटली अकेले ही सफर करते रहते हैं, तो हम मेंटल इलनेस के छोर पे आ जाते हैं। तो उतना ही मुश्किल हो जाता है वापस आना, और कई बारी बहुत लोग वापस नहीं आ पाते हैं। हर 40 सेकंड में एक इंसान अपनी जान ले लेता है। ये इनएविटेबल नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है। हम ये जाने बचा सकते हैं। तो ये मेरी इल्तिजा है पूरी सोसाइटी को कि आप इकट्ठे होइए, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि हम ना ही अपने आप को मेंटल वेलनेस के छोर पे रख पाए, बट हम दूसरों की भी मदद कर पाए। एक जापान की एक सेइंग है कि अगर आप एक ट्रेन में बैठ गए हैं, कहीं आप जा रहे हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपको पता चल गया कि ये ट्रेन गलत है, तो जैसे ही पता चला, आप अगर वैसे ही उतर जाएंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर आपको पता चल गया आप गलत ट्रेन पे बैठे हैं, पर आप बैठे ही रह जाएंगे और
एंड तक पहुंच जाएंगे तो उतना ही वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं सपोर्ट मांगिए, इस बात को छुपाइए मत, अकेले सफर मत करिए, यू आर नॉट अलोन। सबको मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स आती हैं जिंदगी में, कई बार रोजमर्रा पे भी हम फेस करते हैं। मदद मांगिए, एक दूसरे से बात करिए, बात करना बहुत जरूरी है, और आप वापस वेलनेस की तरफ आ सकते हैं। बहुत सुंदर। नीलम जी, अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि थोड़ा सा कारणों को तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मेंटल हेल्थ के शिकार लोग होते क्यों हैं, यानी जो मानसिक विकार है ये क्यों पैदा हो जाता है लोगों में, लोगों का जैसे आपने कहा कि भाई मन का स्वास्थ्य जो है तो खराब क्यों हो जाता है। आप देखेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हर्ट हैं, दे आर बैडली हर्ट, और उनको हर्ट जाने में अनजाने में किया गया है, और वहां भूमिका आती है समाज की, क्योंकि जो लोग ये दे रहे हैं, ये हर्ट कर रहे हैं लोगों को, उनको समाज ने वो दिया है कि उनको स्वयं नहीं पता कि वो क्या बन गए हैं। अब अच्छे भले लोग जो है, जो अपने जीवन में काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ जब उनकी भाषा, ज्यादातर तो भाषा से ही लोग हर्ट होते हैं, तो वो अपना काम किए जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसका क्या इफेक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि जो समाज है, तो समाज को बेहतर बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के अंदर वो चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हैं, और लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई अगर हम एक सुंदर समाज नहीं बनाएंगे तो ये जो पैदावार जो हो रही है यहाँ पे, यही लोग आगे जा करके लोगों को हर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? वो तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक हर्ट इंसान आगे भी हर्ट करता है जी। बट कई बार ये हम हर्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम हर्ट कर रहे हैं। तो एज अ सोसाइटी हम ये चीजें लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हमारे शब्दों का प्रभाव, शब्दों के तीर कई बार ही लगते हैं। अब मेंटल वेलनेस का मतलब ये नहीं है एब्सेंस हो कोई भी प्रॉब्लम की, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जब हमारे पास आई है, हम उनके साथ कैसे जूझ सकते हैं। कई लोग जूझ लेते हैं अच्छे से, कईयों को छोटी चीज तोड़ देती है, कईयों को बड़ी चीज तोड़ती है। तो एज अ सोसाइटी हम कैसे मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ शब्दावली या शब्द ऐसे बताऊंगी जो आप बताइए अगर आपने कभी सुने हो या आपने कभी किसी को कहे हो। तू तो पागल है, तू मेंटल है, तेरे को आगरा में पागल खाने में भर्ती करा। और ये लोग मजाक में कहते हैं कि अगर कोई बताता है कि मुझे प्रॉब्लम है तो कहेंगे यार शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा। या किसी को नौकरी में प्रॉब्लम है तो लोग बोलते हैं ये शुक्र मनाओ कि आपके पास इतनी अच्छी जॉब है, लोग मरते हैं ऐसी जॉब्स के लिए। या कोई कहेगा पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, या कोई कहेगा दूसरे लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो जब हम इस तरह के जवाब देते हैं या इस तरह की बात कहते हैं या सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये चीजें अपनी सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में जूझ रहा है तो वो बताने की हिम्मत ही नहीं रखता कि मेरा मजाक बनेगा, या क्योंकि उसने भी ये चीजें सुनी हैं या कभी कही भी हैं, क्योंकि हम नॉर्मल समझते हैं इन चीजों को। बट एज अ सोसाइटी हमें ये चीजें ही सबसे पहले चेंज करनी है। और हमें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, हमें कोई साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपना कंपैशन डेवलप करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास हमारा दोस्त यार मित्र फैमिली वाला कोई आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो मैं एक छोटा सा बताऊंगी कि अगर मेरे पास कोई आया है अपनी प्रॉब्लम लेके या अपना बताने के लिए कि मैं लो फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। और जो मुझे बता रहा है वो जवाब ढूंढने शायद मेरे पास आया भी नहीं है, वो सिर्फ आया है एक कान के लिए जो कि सुन ले उसकी बात। तो अगर हम वो कान बन जाए, अगर हम मदद नहीं कर पाए, अगर हमारे पास कुछ नहीं है उसको कहने को, तो चुप रहना कई बार गलत शब्द यूज करने से बड़ी सपोर्ट होती है। और अगर आप चुप भी नहीं रह सकते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि
मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं, आप बताइए, मैं आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। कई बार इतना कहना भी बहुत बड़ा सहारा होता है टू समबडी जो कि जूझ रहा है प्रॉब्लम से। सो सोसाइटी, अगर हम अपने आप को चेंज कर लें तो हम एक घेरा बना सकते हैं प्रोटेक्टिव, लोगों को प्रोटेक्ट करने का घेरा बना सकते हैं और हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो मैं बहुत सुनी है और मेरी फेवरेट है। एक छोटा सा बच्चा समुद्र के पास शाम को जब टाइड लो हो रही थी, छोटे छोटे स्टारफिश बीच पे आ जाते हैं जब टाइड बड़ी होती, वो वापस डाल रहा था। तो एक इंसान पढ़ा लिखा बहुत इंटेलिजेंट आया उसके पास और उसने बोला, बेटा मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम ये कर रही हो, ये तुम क्या कर रहे हो? तो छोटे बच्चे ने बोला कि सूरज डूब रहा है, टाइड नीचे जा रही है और मैं स्टारफिश को उठा के वापस पानी में डाल रहा हूँ, अगर नहीं डालूंगा तो ये मर जाएंगी। तो वो जो बहुत समझदार इंसान था उसने बोला कि अरे ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये तो मीलों लंबी बीच है, हजारों स्टारफिश हैं, कहाँ तक करोगे, कहाँ तक करोगे, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बच्चे ने एक और स्टारफिश उठाई और पानी में डाली, उसने बोला इसको फर्क पड़ गया। तो हम दुनिया नहीं बदल सकते, कोई भी इंसान कितना मर्जी पैसे वाला हो, पावरफुल हो, जो भी हो, वो दुनिया नहीं बदल सकता, बट हम सब में ये क्षमता है कि हम एक इंसान की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द वर्ल्ड ऑफ वन पर्सन। और हर एक इंसान अगर एक इंसान की दुनिया को बदल दे तो ये दुनिया बदल जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। नीलम जी, जो बात आप कर रहे हैं वो एक सेंसिटिव समाज की कर रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति जो है वो सेंसिटिविटी से भरा हुआ है और वैसा होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति है। लेकिन जैसे सिगमंड फ्राइड भी कहते थे कि भाई वो कुछ नहीं, दवा कोई नहीं देते थे, कुछ नहीं, वो सुनते थे उनकी बात। आज व्यक्ति जो है किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, उसको लगता है कि भाई सानू की है नहीं, ये मरे ये चाहे जो भी है, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस कि भाई मुझे क्या मतलब है इन सब चीज़ों से कि मैं सुन के इनकी बात जो है, इनकी समस्या को मैं दूर करूं। और जो व्यक्ति लेकर के आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि वो उसको एक कान चाहिए कि भाई उसकी बात को सुना जाए, तो ये जो सेंसिटिव समाज जो है इसका निर्माण कैसे हो, ये कैसे बने? क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं अपने अनुभवों से इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि वहाँ तो ये होता है कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया, जीवन जो है सबको हमने, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई सबके साथ भलाई करके देख लिया, और वो बोलेंगे कि मैंने तो इतनी भलाई की लेकिन मुझे मिला क्या? तो अब तो मैं जो हूँ, अब मैं कुछ नहीं करता, तुम जाओ भाड़ में जाओ, तुम कुएं में गिरो, कहीं पे भी जो तुम्हें जाना है, जहाँ कुछ को, मुझे नहीं करना अब। तो ये जो एक माइंडसेट है, आप इसको कैसे तोड़ेंगे इसको? आप मुझे बताइए कि हम सब डॉक्टर नहीं हैं। जी बिल्कुल। बट अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और अगर मेरी उंगली कट गई, खून निकलने लगा, आपको पता है मेरे लिए क्या करना है? आप मेरे को फर्स्ट एड दे सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, ठीक है, अगर कर सकते हैं, डिटॉल लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है कि खून कैसे रोकना है, क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पता है कि खून रोकना है, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे कि हड्डी टूट गई है तो आप फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे क्योंकि सीरियस मैटर, ठीक है। तो इसमें कभी आप ये सोचेंगे कि मैंने तो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, अब इसका खून निकल रहा है तो सानू की निकलने दो नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो उसी तरह जो मेंटल हेल्थ है, अगर किसी को पैनिक अटैक आ गया है, एंजाइटी अटैक आ गया है, चाहे वो हमारे परिवार में है, चाहे वो हमारे दोस्त में है, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एड, फिजिकल फर्स्ट एड है, हम इवन स्ट्रेंजर्स को दे सकते हैं। अगर रोड पे कोई गिर गया है तो हम उसको ये फर्स्ट एड दे सकते हैं, पर हम मेंटल हेल्थ की फर्स्ट एड किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते कि हम चाहते नहीं है देना, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें आता नहीं है कैसे देना। तो हम
ने डिवाइस करे हैं मेंटल हेल्थ फर्स्ट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग कोर्सेज, जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ को, फिजिकल इशू को हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी सिखाया गया है कि किसी को हार्ट अटैक भी हो गया तो हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उसी तरह हम सिखा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की जब किसी को कोई क्राइसिस या इमरजेंसी की प्रॉब्लम आ गई तो एज अ फर्स्ट एडर, एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी ऑल कैन बी वेरी ओपन टू लर्निंग दिस। जिस तरह हमारा कोई स्टिग्मा नहीं है कि हम फिजिकल फर्स्ट एड तो हम फर्स्ट क्लास सीखने चले जाते हैं, तो ये ही मैं सोसाइटी को बताना चाहती हूँ कि उतने ही ओपन आप मेंटल हेल्थ फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए भी सीखने को तैयार रहिए। इसमें हमें दुनिया ने हर्ट किया नहीं किया उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को फिजिकली स्ट्रगल में देखेंगे हम वो चीजें नहीं सोचते और हम चले जाते हैं उसकी मदद करने। उसी तरह जब हमें मेंटल हेल्थ के बारे में पता होगा कि हम कैसे इसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं तो हम वो भी देना शुरू करेंगे। तो मेरी इल्तिजा है लोगों से कि प्लीज इसके बारे में सीखिए, कांटेक्ट करिए। अब हम तो कराते ही हैं, पर कोई और अगर एजेंसीज भी हैं उनके साथ कांटेक्ट करिए और इसके बारे में सीखिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो वर्क प्लेसेस हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं या कोई भी ऑफिसेज हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज को ना ही सिर्फ सिखाना चाहिए उनके लिए, बट अगर आप सोचिए कोई काम पे आ रहा है और उसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है और अगर हमने उसको सिखा दिया कि तूने कैसे इस चीज को रिस्पॉन्ड करना है, तो वो अपने घर में सब चीजें ठीक रख के खुशी से काम पे आएगा। और अगर उसको खुद प्रॉब्लम है तो उसको खुद भी पता होगा कि क्या टूल्स हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो वी क्रिएट अ जनरल हैप्पी वर्कफोर्स। और बहुत लोग सोचते हैं कि हर वक्त खुश रहना है, हर वक्त तो कोई खुश रह नहीं सकता, बिल्कुल है, सेम स्टेट ऑफ माइंड तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अगर कोई मुश्किल समय भी आया है, हम उस मुश्किल समय के साथ कैसे जूझ सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं कि वो मुश्किल समय भी आके चला जाए और हम बने रहें। तो ये चीजें हमें थोड़ी सीखनी पड़ेंगी और वो हम तभी सीख पाएंगे जब हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के लिए ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल। नीलम जी, जैसे आपकी जनरेशन है, यानी हमारी जनरेशन कह सकते हैं, तो उसमें तक मैं देखता हूँ जैसे कि हमारे जो फादर्स वाली जो जनरेशन है, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन जैसे शब्द, डिप्रेशन जैसे शब्द शायद तब नहीं थे, तब उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता था। तो वहाँ पे क्या था कि एक म्यूचुअल बैठ की अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल टच, लोगों से मिलना जुलना, तीज त्योहार, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमारी जनरेशन के लोग आए कि जिनमें ये शब्द धीरे धीरे कॉइन हुए, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये वो करके। आज जो यंग जनरेशन है उसमें हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है इसका? सी अगेन मैं बोलूंगी कि ये हमारा मन का स्वास्थ्य है, ये तो हमेशा से है। बच्चा पैदा होता है तो उसका मन का स्वास्थ्य होता है, ठीक है। बट पहले क्या था कि डिफॉल्ट से कनेक्शन था। लोग अपने बरामदों में बैठ के बात करते थे, लोग सुबह जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, सो लोगों से घिरे रहते थे। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम आज के जमाने में सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं ग्लोबली, बट ये सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड जनरेशन है, सबसे ज्यादा। सब अपने फोनों में लगे हैं, उनकी जो पूरी दुनिया है वो उस फोन के अंदर है। कितने मैंने देखे हैं परिवार जिनके बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते। इसके ऊपर मैं छोटा सा इंसिडेंट, मैंने वीडियो देखी थी। एक बच्चे को अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन पे जाना था, तो माँ बाप सोच रहे हैं क्या बनेंगे क्या बनेंगे। तो बहुत सारी सजेशंस आई। उस बच्चे ने बोला कि नहीं मुझे ये कुछ पसंद नहीं है। तो माँ ने पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे अपने फैंसी ड्रेस में? तो उसने बोला मैं मोबाइल फोन बनना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पापा को सबसे अच्छा वही लगता है। पापा तो दिस शोज हाउ डिस्कनेक्टेड वी आर विद इन आवर इनर सर्कल। और पहले के विलेजेस, पहले के लोग तो पूरे पूरे विलेजेस में एक दूसरे के साथ बात करते थे शाम को। और दिन त्योहार हमारे इंडिया के कितने हैं, तो ये एक मौका था हमारा कनेक्शन का।
कोई भी ऊंची नीची बात होती थी हम एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि सुनने वाले के पास समय था और बोलने वाले के पास भी समय था। आज ना बोलने वाले के पास समय है ना सुनने वाले के पास समय है। तो ये टर्म्स अब ज्यादा यूज हो रही हैं, बट ये तो चीजें पहले भी थी और अभी भी है। बट अब डिस्कनेक्शन से बहुत ज्यादा मुश्किलातें लोग फेस कर रहे हैं। एक डिस्कनेक्शन है, एक मेरा ये मानना है कि आज की डेट में कंपैरिजन बहुत हो रहा है। इतना सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क है। और लोग इंस्टाग्राम पे और इधर उधर तो अपनी बेस्ट चीजें दिखाते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स तो नहीं दिखा रहे कि उनकी जिंदगी क्या चल रही है, मेकअप करके और सब चीजें करके वो रियल लाइफ में तो आ गए हैं, बट रियलिटी में उनके साथ क्या हो रहा है ये तो दुनिया को नहीं पता। बट जो देखने वाला इंसान है, अगर वो लो फील कर रहा है तो वो अपने आप को उनके सामने फेलियर मानता है। अरे वो तो ये अचीव कर रहा है, मैं तो फेलियर हूं। एक बहुत बड़े एथलीट ने बोला था कि मैं 9 सेकंड की जो दौड़ दौड़ता हूं और जीतता हूं, उसके पीछे मेरा 9 साल का परिश्रम है। तो वो 9 साल का परिश्रम इंस्टाग्राम पे तो नहीं आया है। उसको कितनी बारी गिरा होगा, कितनी बारी उसको चोटें लगी होंगी, कितनी बारी उसने हिम्मत हारी होगी, वो सब चीजें तो नहीं दिखी है। हमें दिखा कि वो 9 सेकंड भागा, सबसे आगे पहुंचा और मैं तो फेलियर हूं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं। तो ये कंपैरिजनाइटिस से भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ऊपर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, आज की डेट में एक दौड़ है, सक्सेस को एक नंबरों से गिना जा रहा है, क्योंकि वी हैव टू क्वांटिफाई कि मेरे बच्चे कितने नंबर आए, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने वो बने। उससे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, ये सब कॉजेज हैं। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जो आज की जनरेशन बहुत फेस कर रही है इन चीजों को, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगेन एज अ सोसाइटी वी हैव टू फर्स्ट लर्न। कोई बोलता है कि आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारी जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ऐसे। आज की डेट में अगर आज की जनरेशन को प्रॉब्लम है, जिनके माँ बाप हम हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी तो बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि आज की जनरेशन जो है सो है। ऑफ कोर्स हालात, सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बट हमारा भी तो है, हमें भी तो बदलाव लाना पड़ेगा। तो अगर हर इंसान अपनी जिम्मेवारी ले, पहले मैं बदलूंगा, फिर मैं किसी और को बोलूंगा, चाहे वो कोई और हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, बहुत बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे जो है, जो हर बच्चा जो है वो पवित्र पैदा होता है, बहुत ही मासूम, भोला, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसी में ही बड़े सारे जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। कोई लुटेरा बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई कुछ फ्रॉड करना शुरू कर देता है, दुनिया भर की सारी चीज़ें जो चलती हैं। तो ये जो यात्रा है पूरी की पूरी, जो भले ही वो मानसिक रूप से विकृत हो गया हो, जो भी है, तो क्या ये जो शेपिंग है ये हमारी सोसाइटी की देन है, या मतलब ये आ कहाँ से रही है? क्योंकि अभी अगर हम ये इसका आउटकम देख रहे हैं कि भाई इतने सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, हर दूसरा तीसरा बच्चा डिप्रेशन के शिकार बात कर रहा है। आपने बताया भी कि भाई ये जो रीजंस हैं, तो इसका तोड़ क्या है? इसका मतलब क्या वो है कि क्या पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए? क्या सबसे पहले मेंटल हेल्थ की जो एडवोकेसी है वो पेरेंट्स को देनी चाहिए कि भाई आपके जो संसर्ग में बच्चे हैं, जो पल रहे हैं, तो प्लीज फॉर गॉड शेक उनको मत लाइए धरती पर, अगर आप नहीं उनकी जिम्मेदारी ले पा रहे हैं तो। बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है, क्या उसको कोई लैंग्वेज आती होती है? जी, उसको तो कोई लैंग्वेज नहीं आती। वो तो मैं बता रहा कि कोरी स्लेट है वो। बच्चे को सिर्फ एक कम्युनिकेशन आता है जब वो पैदा होता है, वो आपसे आंख मिलाता है और उसकी कम्युनिकेशन हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसकी लैंग्वेज सिर्फ माँ की आंख से आंख मिलाता है, तो वो कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद माँ का प्यार ही उसको समझ आता है, बाप का प्यार ही समझ आता है, फैमिली का प्यार ही समझ आता है। बच्चे के लिए वही लैंग्वेज है। उसके बाद वो बच्चा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसे सीखता है? चाइनीज माँ बाप का बच्चा चाइनीज ही लैंग्वेज सीखता है, ऑब्वियसली। हिंदी का
इंडियंस का हिंदी सीखता है या कोई भी तेलुगु, कोई भी भाषा, कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा हो, एक्सप्रेसिव चाहे वो भाषा है, वो अंतर्राष्ट्रीय तो भाषा हो। अपने माँ बाप से या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से, या जो भी वो सुनता है, जो भी वो देखता है, जो भी वो फील करता है, वो ही सीखता है। सो हम्म, आज जो बच्चा कर रहा है हम्म, वो कहाँ से सीखा? हम्म, उसने वही सीखा जो उसको बोला गया, हम्म, उसने वही सीखा जो उसने देखा, उसने वही सीखा जो उसने महसूस किया। हम्म, क्योंकि महसूस करना भी बहुत बड़ी भाषा है। आज अगर मैं कहीं जाती हूँ और किसी की बॉडी लैंग्वेज मेरे लिए ठीक नहीं होती, उसको मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आई विल स्ट्रेट अवे फील अनवेलकम। और अगर कोई मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा और उसकी बॉडी लैंग्वेज मेरी तरफ पॉजिटिव होगी, आई विल फील वेलकम। समटाइम वर्ड्स आर नॉट इवन रिक्वायर्ड। Your body language speaks so much, yes. सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, बट वर्बल जो भी कम्युनिकेशन है, जो हम अपने बच्चे को सिखाते हैं या सिखाना चाहते हैं, वो हमारा बच्चा सीखता है, वो कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम नहीं भी सिखाना चाहते तो भी बच्चा सीखता है देख के। अगर माँ बाप हर टाइम लड़ रहे, मैं छोटा सा बताऊंगी, अगर माँ या बाप को किसी को मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से फेस करते हैं और अगर वो बच्चा देखता है कि माँ बाप ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और वो हेल्प ले रहे हैं, तो बच्चे के लिए ये चीज नॉर्मल हो जाएगी कि हाँ, अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। जब बुरा समय आता है तो जरूरी नहीं है आप अकेले मैनेज कर पाओ, आप शायद अपने रिश्तेदारों से बात करोगे, माँ बाप से बात करोगे, डॉक्टर से बात करोगे, किसी से भी बात करोगे, तो उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा वो सोचेगा हाँ, बुरा समय आया है तो मैं बात कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट मांग सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये हम जो भी सिखाएंगे बच्चे को, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, बच्चा वो ही सीखेगा। और जब हम सिखाएंगे बच्चे को कि तू फेलियर है, उसके इतने नंबर आ गए, तेरे नहीं, तो बच्चा वही सीखेगा कि मैं फेलियर हूँ। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम हम ही डेवलप कर सकते हैं, वो कहीं से लेके पैदा नहीं होता। वो कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है उसको सिर्फ शोर और हाइट से प्रॉब्लम होती है, बाकी सब डर और इनसिक्योरिटीज हम पैदा करवाते हैं उनकी। सो ऑफ कोर्स माँ बाप को, एक्सटेंडेड फैमिली को, हर इंसान को ये चीज सीखनी चाहिए। पुराने जमाने में बोलते थे एक विलेज, एक पूरी विलेज चाहिए एक बच्चे को रेज करने के लिए। तो मतलब कि अकेले नहीं कर सकते, तो इट्स फाइन, ये भी कहना ठीक है कि एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर देना बिल्कुल जो है वो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सहजता जो है लोग भूल गए हैं, सहज जीवन, सरल जीवन। और मैं कई बार देखता हूँ कि जो लोग अपने बचपन में, जिनको बहुत रीजन की वजह से उनको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था या जो भी था, और कई लेवल पर वो हर्ट हुए, सो दे हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ ग्रैंडियोसिटी अराउंड देम, कि भाई अब जो है मुझे हर्ट नहीं होना है, और अब अगर कोई आएगा तो आई विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट माय सेल्फ एस्टीम, और मैं अपने सम्मान की रक्षा करूंगा। तो इस तरीके से एक आवरण है वो बहुत सारे लोगों ने ओढ़ लिया है। और यही आप देखेंगे कि रीजन कि बहुत सारे नार्सिस्टिक लोग जो हैं समाज के अंदर पैदा हो गए हैं। अब उस आवरण को ओढ़ करके वो समाज को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां उनको मौका मिलता है वहां पर वो किसी को भी, जिसको भी उनका मन करता है, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ ग्रैंडियोसिटी कि भाई मैं जो हूँ वही सब कुछ हूँ और अब मैं सहने वाला नहीं हूँ। तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई मतलब मेंटल हेल्थ का कोई टूल है या कोई ऐसी उनके लिए रेमेडी है कि भाई ये जो एक वर्ल्ड जो आपने बना लिया ये नहीं है ऐसा, आप सहजता से थोड़ा जीवन जिएंगे तो जीवन बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि ये लोगों ने शायद दूसरों को कोई सबक सिखाने के लिए या दूसरों की जिंदगी में कुछ भी करने के लिए नहीं किया है, ये उनकी अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी है, कोपिंग मैकेनिज्म है। जो आप कह रहे हैं वो इतना हर्ट हो गए कि वो अपने आप को अलाउ नहीं कर सकते हर्ट, जैसे अपने आप को पत्थर जैसा बना दिया, बट वो अंदर से तो कोमल इंसान ही है। सो कई बारी वो थोड़ा सा क्रैक देखेगा और रे ऑफ होप देखेगा, वो भी बदल सकता है। तो जब एज अगेन आई विल कीप गोइंग बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि मेंटल हेल्थ किसी एक जने का काम नहीं है ऑफ द वर्ल्ड, ये हम सबका बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान अगर
मेंटली स्ट्रगल कर रहा है तो वो बहुत तहस नहस भी कर सकता है। सो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम ऐसा भी कोई इंसान देखें तो उसकी भी एक सॉफ्ट साइड है, हम उसकी सॉफ्ट साइड को कैसे बाहर लाएं ये हमें भी सीखना पड़ेगा। और एवरीबडी इज एस्पायरिंग कि मैं भी एक सिंपल इंजॉयबल जिंदगी जीऊं। आप देखेंगे कि जब सुसाइड, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं, तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है जो कि हम एस्पायर करते हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही है ना, फिर भी उनको वो जीने की उनको कोई वजह नहीं मिल रही फिर भी। तो कहीं ना कहीं एक गैप है ना, वो गैप हम फिल कर सकते हैं और फिर हम अगेन ऐसे लोग भी सरल जिंदगी बिताने की क्षमता रखते हैं और हम उनको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। नीलम जी, क्या टिप्स है जो आज की, अब मान लीजिए तो सब बातें हो चुकी है, हमने कुछ कारणों की भी तलाश की, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है ऑफिस आता है, घर से चल करके और फिर वापस जो है, तो उसका जो जीवन है कहीं ना कहीं महानगरों के अंदर खोया हुआ है, वो भी हर्ट है, कुछ लोग हैं जिसने उनको हर्ट किया है, होता रहेगा, हमने मान के चल रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास, चूंकि आप ये काम करती हैं, तो कैसे उनको अपने आप को एक बैलेंस अवस्था में रखना चाहिए, कैसे वो रिएक्टिव ना हो कि हर चीज के ऊपर रिएक्शन दे दिया, तो कैसे उनको अपने आप को सेफगार्ड करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक उदासी है और एक उदासी जब बहुत लंबी खिंच जाती है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो उदास हम रोज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है पर पॉसिबिलिटी है। तो जब हम देखें कि ये उदासी आज ठीक नहीं हुई, कल ठीक नहीं हुई, परसों ठीक नहीं हुई और 2 हफ्ते से ज्यादा तक उदास ही रह रहा है इंसान, तो हताशा का रूप ले लिया है। हाँ, तो फिर हमें प्रोफेशनल सपोर्ट मांगनी चाहिए। ठीक है। दूसरा मैं ये टिप दूंगी कि अगर छोटा सा कुछ हो गया है आप बात कर सकते हैं। अब अगर अभी कल ही मेरे पास एक बच्चा आया, उसने बोला कि मैं आ रहा था और मैंने देखा कि एक स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और एक इंसान को बहुत बुरी तरह लगी होगी, तो वो रो रही थी, बहुत उदास हो रही थी। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं समझ रही हूँ तुम्हारी पेन, क्योंकि उसको जितनी पेन हुई है मैं समझ नहीं सकती, पर यस आई कैन हियर कि तुम्हें कितनी पेन हो रही है इस बात के लिए। आई एम देयर फॉर यू, आप मेरे से बात करो, चलो कैसे मैं आपको सपोर्ट करूं, क्या करूं, क्या हम पता लगाएं कि वो इंसान ठीक है कि नहीं है, अगर लगा सकते हैं पता। तो ये चीजें जब हम सीख जाएंगे, अपने लिए भी हम बेटर होंगे, दूसरों के लिए भी हम बेटर होंगे। बट टिप वाइज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप मानसिक रूप से थके हैं, आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और सारी जिंदगी हमने ये, हमारी कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ये कंडीशनिंग मिली है कि अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना है। तो हम अपनों के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं जियो, अपनों के लिए जियो, बट अपनों के लिए हम तभी जी पाएंगे ना जब अपने आप को ठीक रखेंगे। हमारा कप अगर भरा नहीं है तो हम दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? खाली बर्तन क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? तो सबसे बड़ी टिप है कि रेस्ट बहुत जरूरी है। हम कई बारी इतने काम करते हैं और हमें लगता है ये हमें मेडल मिल रहा है कि ये बहुत मेहनती है, ये तो कभी रेस्ट ही नहीं करता। ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है कि हम रेस्ट नहीं करते। हमें रेस्ट हमारी बॉडी को, हमारे मन को, सबको चाहिए है रेस्ट। सो रेस्ट इज इन्वेस्ट इन रेस्ट, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप रेस्टेड हैं, आप अपना कप भर के रखेंगे तो आप अपने लिए भी चाय का कप पी पाएंगे और दूसरों को भी दे पाएंगे। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए टिप आई वुड गिव। फिर आप ये देखिए कि आप बात करते रहिए, बहुत जरूरी है। किसी से भी बात करिए, जो भी आप, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं। और लोग कई बार थेरेपी को बुरा मानते हैं, बट मैं ये सोचती हूँ कैसे बुरा मानते हैं। हम नॉर्मल करते हैं कि हम पर्सनल ट्रेनर रखते हैं आजकल, पर्सनल ट्रेनर रखते हैं ना, तो हम आज बीमार नहीं है पर हम क्यों पर्सनल ट्रेनर रख के बैठे हैं? क्योंकि हम उसको ठीक रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को। तो थेरेपी इज लाइक पर्सनल ट्रेनिंग।
तो थोड़ा रेगुलरली अगर थेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़ता है तो दैट्स लाइक अ पर्सनल ट्रेनर ऑफ आवर माइंड। हमें जरूरी नहीं है पागल होना है जैसे लोग बोलते हैं, या मेंटली हमें स्ट्रगल करना है तभी हम थेरेपी करेंगे। हम वैसे भी रेगुलर बेसिस पे भी जैसे पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं हम थेरेपी कर सकते हैं। अपने कोई ना कोई हॉबीज, अपने कोई जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप जरूर समय निकालिए हर रोज। मैं नहीं बोलूंगी कि हफ्ते में एक दिन, मैं कहूंगी हर रोज जितना आपको टाइम परमिट करता है, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट अपने लिए निकालिए। वो बहुत बहुत जरूरी है टू ग्राउंड योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। और जब हम ठीक हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो हम अपने परिवार को, हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी सबको मैनेज कर पाएंगे। और बहुत सारे और टूल्स हैं कि हम अगर हम आज ऐसा फील कर रहे हैं तो हम अपने आप को जाने कि मुझे क्या करने से बेटर फील होता है। म्यूजिक सुनने से बेटर फील होता है, डांस करने से बेटर फील होता है, किसी से बात करने से बेटर फील होता है, या कहीं घूमने जाने। तो वी हैव टू नो आवरसेल्व्स। तो जो भी हमें लगे कि हमें हमारा खराब, हमें मूड ऑफ है, तो हम अपने हॉबीज या अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। तो ये इस तरह के टूल्स हम जब यूज करते हैं तो हम अपने आप को हर रोज असेस कर सकते हैं। स्टार्ट योर मॉर्निंग विद कि आज मेरे को ये करना है, शाम तक आप देखिए क्या हुआ है, ग्रेटिट्यूड। और मैं एक टिप बहुत जरूरी देना चाहूंगी कि बहुत लोगों को मैं जानती हूँ सुबह आंखें मल के उठते हैं, सबसे पहले अपना फोन मोबाइल देखते हैं। बिल्कुल। तो उससे हमारा ब्रेन जो अभी उठा भी नहीं है नींद से, वो ओवर एक्टिव मोड में चला जाता है। कई लोग तो बाथरूम में लेके चले जाते हैं। दैट्स राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठे हैं तो धीरे धीरे उठें, धीरे धीरे अपने दिमाग को अवेकनिंग उस पे लाएं। तो वो बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट सुबह के 10 मिनट फोन शोन छोड़ दीजिए, अपने आप से बात करिए, अपना मेडिटेशन करिए, सांस लीजिए, खुली हवा में जाइए, अपने घर वालों से बात करिए, जो भी करना है। सुबह के 10 मिनट फोन को हाथ मत लगाइए, उससे थोड़ी दूरी आप बना रहे हैं। बनाए रखें। बहुत अच्छी टिप्स आपने दी। एक लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। जैसे आपने कहा शुरुआत में कि मन का स्वास्थ्य, तो बड़े सारे जो लोग हैं उन्होंने कई बार अपना मन जो है वो खराब किया है, और कई मन में बातें हैं जो अटक गई हैं, रुक गई हैं, कहीं ठहर गई हैं। और लोगों को आदत सी हो गई है अकाउंट रखने की, ये भी वाला अकाउंट रखेंगे, इसने ऐसा कहा तो ये भी अकाउंट रखेंगे, इसको भी रखेंगे। तो मतलब पूरी लेयर दर लेयर जो है वो अकाउंट रख करके बैठे हुए हैं। एंड टाइम टू टाइम उनको ना आनंद आना शुरू हो जाता है उसके अंदर कि भाई उसमें देन दे स्टार्ट रिलिविंग दैट थॉट अगेन एंड अगेन, एंड उस चीज़ को वो जिंदा करते हैं, जो ब्रह्म कुमारीज भी कहते हैं कि भाई उस पेन को दोबारा जिंदा करते हैं और तो उसके अंदर वो करते हैं। जैसे गालिब ने भी कहा है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होना, तो वो भी हो जाता है कि भाई ये मुझे दर्द मिला था तो मैं तो इसके साथ ही रहूँगी। तो क्या ये जो चीज़ें हैं जो सालों साल आपके अंदर जो पनप रही हैं, पैदा हो चुकी हैं, एंड अगेन एंड अगेन यू आर रीलिविंग दैट सिचुएशन एंड अगेन अगेन, तो इससे कैसे मतलब बाहर निकला जा सके? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज के अंदर। आई थिंक अगर बहुत समय से एक ट्रॉमा स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, तो हमें थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, सपोर्ट मांगनी चाहिए। और बहुत सारे तरीके हैं, और सब लोगों को अलग तरीके भी सूट कर सकते हैं कि हम उस पेन को बात करके उसके बारे में उसको निकाल दें। एक टैप है जिसमें से पानी नहीं आ रहा है, या एक प्लग होल है जिसमें से पानी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? ब्लॉकेजेस हैं। तो क्या करना है हमें? उन ब्लॉकेजेस को हटाना है। अगर नल का ब्लॉक है तो जब हम उसकी ब्लॉकेज हटाते हैं तो शुरू में क्या निकलता है? गंदा पानी निकलता है, उसके बाद ही साफ पानी आएगा। गंदा पानी निकलने दो। गंदा पानी जब निकलता है रोना भी आता है, दुख भी होता है, सब होने दो। बट एवरीबडी डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज कि आपके साथ बैठ के वो करें। तो इसके लिए मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि प्रोफेशनल्स के साथ आप ये अपना जो गंदे पानी का नलका है खोलना है, ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाए
कि किस तरह अपनी थॉट्स को चैनल करना है, कैसे करना है, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, कई बार लोग, ये मैंने देखा है, अगेन सोचते हैं कि अरे उसने मुझे ये कहा था, मैंने वो किया, मैंने ये किया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट मैं कहती हूँ फर्क पड़ता है। एक एक बैम्बू ट्री है, मुझे एकदम अब उसका नाम भूल गया है, याद था। वो उसका जब हम बीज लगाते हैं 5 साल तक हर रोज उसको पानी देना है, 5 साल तक बिना उसको भूले, ठीक है। बट वो पौधा उगता नहीं है। 5 साल के बाद वो छोटा सा उगता है और फिर 6 हफ्तों के अंदर वो 80-90 फुट उग जाता है। तो कई बारी यही होता है कि जब हम पानी दे रहे हैं, जब हम अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, तो ये अंदर ही अंदर प्रोग्रेस चल रही है जो हमें दिखती नहीं है। बट हमें हताश नहीं होना, प्रोग्रेस हो रही है, दिख नहीं रही कोई बात नहीं, एकदम दिखेगी। तो बस मैं यही बोलूंगी, हर चीज का हल है। उसको ये मत सोचिए कि अब इसका कोई हल नहीं और मौत ही एक अलग हल है। हमारी जिंदगियां डिजाइन की गई हैं जीने के लिए, मरने के लिए तो डिजाइन ही नहीं था। बट कहीं ना कहीं हमें जब एक चीज करनी नहीं आती है तो हमें मौत ही एक रिश्ता दिखती है। तो वो देखने की हम अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड करना है, अगर हम नहीं कर सकते तो हम सपोर्ट लें। तो यही मैं बस कहना चाहूंगी कि उम्मीद है, देयर इज लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल। बट जब हम बिल्कुल अंधेरे में होता है, हमें नहीं समझ आता कि इसके बाद रोशनी है। तो कभी हमें किसी का साथ चाहिए वो रोशनी तक पहुंचने के लिए, और कभी अकेले भी लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है उनकी, वो भी करते हैं। बट जस्ट आई विल लीव यू विद दिस थॉट कि देयर इज लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल, एंड लिव इन होप, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। और मेरा होप का एक्रोनिम ये कहता है कि हेल्प 1 person every day, hope। और कई बारी वो 1 person स्टारफिश and कई बारी that hope helping 1 person every day might only mean कि you आप सिर्फ अपने आप की हेल्प करें एक दिन। So just enjoy yourself, live your hope। बिल्कुल, थैंक यू नीलम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया ये मेंटल हेल्थ का मसला और किस तरीके से हम अपनी मेंटल वेलबींग को वापस ला सकते हैं। तो आई होप कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपकी बात को समझेंगे, उन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे। और मुझे उम्मीद है पूरी कि शायद ये पॉडकास्ट हमारा लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू। और जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए आप सीखते हैं, फिजिकल फर्स्ट एड के बारे में आप सीखते हैं, उस तरह मेंटल हेल्थ की फर्स्ट रिस्पॉन्स के बारे में भी सीखिए, फर्स्ट एड के बारे में भी सीखिए। उससे नॉट ओनली आप लोग अपने आप को मदद कर पाएंगे, बहुत लोगों को मदद कर पाएंगे। जिस तरह हमें अगर डायबिटीज के बारे में सबको पता है, पर जरूरी तो नहीं है मेरे को डायबिटीज होगी तो ही मैं पता करूंगी, या हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, जरूरी तो नहीं मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो ही मुझे पता है, ये हमें जनरल पता है ना। उसी तरह हमें मेंटल हेल्थ के बारे में जनरल पता होना चाहिए। सो प्लीज अपने आप को इक्विप करिए, क्योंकि हम नॉट ओनली अपने आप को, अपने अराउंड लोगों की जीवन को बदल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्टार फिश वाली बात बहुत अच्छी लगी आपकी। और एक व्यक्ति को हर रोज आप मदद कर सकते हैं, कम से कम ये तो आपके हाथ में है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी आपका MSTV से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो दर्शकों, ये थे नीलम चावला जी, ग्लोबल मेंटल हेल्थ एडवोकेट, और आज इनके साथ हमने बातचीत की है। एक कवि की लाइन मुझे याद आ रही है गोपाल दास नीरज की कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा अपना एक्सेस बैगेज लेकर के ना चलें। जीवन जीने के लिए है। अगर जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई कठिनाइयां हैं, तो वो आपको सिखाने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। तो ज़िंदगी आपको हर पल कुछ ना कुछ चीज़ों से सिखाती है। टेक इट एज अ पॉजिटिव वाइब्स एंड उसके बाद जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। हमारा ईमेल है info@mstv.co.in। इस पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपने प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।